हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैं, विकास की जो अवस्थाएं हैं, उसमें हम शैशवावस्था किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो इन्फेंसी होती है, शैशवावस्था, वो जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में इसकी कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं, कुछ राइटर्स ने इसके बारे में बात कही है, तो वो हम सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंट भी कहते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन प्लस फेरी इसकल टू इन्फेंट, जहाँ पर इन का अर्थ है अयोग्य एवं फेरी का अर्थ होता है बोलना। इस प्रकार से इन्फेंट का मतलब हो जाएगा बोलने की अयोग्य अवस्था। बालक जब जन्म लेता है तो उसके बाद की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं और यह जन्म होने के बाद की प्रथम अवस्था है तथा इस अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था को मानव विकास की नींव कहा जाता है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह इन 5 वर्षों तक बन जाता है। अतः इस अवस्था में बालक के विकास पर जितना ध्यान दिया जाता है उतना ही अच्छा उसका विकास एवं भावी जीवन होता है। तो शैशवावस्था क्या होती है कि ये जब बालक जन्म लेता है उसके बाद से 5 या 6 वर्ष तक की ये अवस्था मानी जाती है। तो जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है और ये जन्म होने के बाद की प्रथम अवस्था है और इस अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेज है या शैशवावस्था है, इसमें क्या होता है कि जो बालक का विकास है उस पर हम काफ़ी ध्यान देते हैं, उसको अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, उसको अच्छी सीख देते हैं, क्योंकि जो उसका आने वाला जो भी विकास है या उसका भावी जीवन है वो इसी बात पे निर्भर करता है कि उसकी परवरिश 5 या 6 वर्ष में कैसी हुई है। अब जैसे कि आप एग्जाम्स में देखोगे तो उसमें ना ये पूछ लेते हैं कि सीखने का आदर्श काल किसको कहते हैं या खिलौने का, ये इस तरह के उपनाम होते हैं। तो हम जान लेते हैं कि शैशवावस्था के क्या क्या उपनाम हैं। तो इसको एक सीखने का आदर्श काल कहते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है 5 से 6 वर्ष तक उसमें जो सीखने की गति होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। वो हर चीज़ों को बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ देखता है और वो अच्छे से जल्दी सीख जाता है एज कंपैरिजन टू अदर स्टेजेस में। तो इसलिए इसको सीखने का आदर्श काल कहते हैं। इसको भावी जीवन की आधारशिला भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि 5 या 6 साल तक जो भी बच्चे को सीख मिलती है और जो जैसे भी इन्वायरमेंट में रहता है तो उससे उसका आने वाला जो जीवन है वो प्रभावित होता है। तो इसलिए इसको भावी जीवन की आधारशिला भी कहते हैं। एक खिलौने की अवस्था, इसको टॉय स्टेज भी कहते हैं और एक अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो चीज़ों को अनुकरण करने की या सीखने की कोशिश करता है। एक सजीव चिंतन की अवस्था भी इसको कहते हैं। इसमें वो इमेजिनेशन करता है चीज़ों को। सपोज कीजिए अगर वो कोई टीवी में प्रोग्राम देख रहा है परियों के या कुछ भी, तो वो उस चीज़ को क्या होता है इमेजिन करता है, उसको खुद सजीव चिंतन करके देखता है, खुद को अपने आप को वहाँ पे रख के देखता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें बिना लॉजिक के, बिना लॉजिकल चीज़ों की जो चिंतन उसके माइंड में होती है वो अतार्किक चिंतन की अवस्था भी यहाँ पे कहलाती है। और एक जीवन का ही इसको महत्वपूर्ण काल भी कहते हैं। शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके कुछ उपनाम थे, जिसमें से एक सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला, खिलौने की अवस्था, अनुकरण की अवस्था, सजीव चिंतन की अवस्था,
तेजी से विकास की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था और जीवन का महत्वपूर्ण काल, ये इसके कुछ उपनाम हैं। अब राइटर्स ने इसके बारे में बोला हुआ है कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अलग अलग जो राइटर्स हैं उन्होंने उनके क्या विचार थे शैशवावस्था के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं। फ्रायड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये फ्रायड ने बात बोली थी कि उसको जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। वैलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। गुड एनएफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। ये गुड एनएफ ने बात कही थी। और क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं सदी बालक की सदी है। इन्होंने ये चीज़ बोली थी। इनका मतलब इसलिए इन्होंने कहा था कि जो 20वीं सदी में बालक के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुए थे, उस पर काफ़ी थ्योरीज आई थी, तो इसलिए उन्होंने 20वीं सदी को बालक की सदी बताया। अब इसकी हम कुछ विशेषताएं हैं शैशवावस्था की, वो पढ़ लेते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे है कि शारीरिक विकास में तीव्रता। वही सेम चीज़ की जो बालक का शारीरिक विकास होता है वो इन प्रथम 3 वर्षों में सबसे तेज़ी से होता है। प्रथम वर्ष में उसकी लंबाई तथा भार दोनों में तीव्र गति से वृद्धि होती है और बाद में उसकी मांसपेशियों का और उसके आंतरिक अंगों का आदि विकास होता है। तो जो शारीरिक विकास जो भी होता है वो इन 3 वर्षों में शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। सेकंड नंबर पे है मानसिक विकास में तीव्रता। जो शिशु की मानसिक क्रियाएं हैं जैसे ध्यान, कल्पना या किसी चीज़ की क्या कहते हैं अवधान या संवेदना आदि का जो विकास होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। और जो 3 वर्ष तक तो 50% उसकी मानसिक विकास हो जाता है और 5 से 6 वर्ष तक 90% उसका मानसिक विकास डन हो जाता है। तो ये मानसिक विकास में तीव्रता भी काफ़ी तेज़ी से होती है इस 5 से 6 वर्ष तक के उसमें। इसमें सीखने में तीव्रता होती है। इसमें क्या होता है कि जो बालक है वो उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से होती है। वो अनेक बातों को जल्दी सीख लेता है। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। तो इसलिए इसको सीखने की प्रगतिशील मतलब जो प्रगति की अवस्था है वो भी कहते हैं। तो ये सीख जाता है बहुत तेज़ी से इस स्टेज में। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। एक इसमें एक पॉइंट आता है कि नैतिकता का अभाव होता है, लैक ऑफ मॉरल फीलिंग। इसमें क्या है कि जो इस स्टेज में जब बालक होता है उसमें नैतिक भावना या मोरल फीलिंग्स नहीं जागृत हो पाती है। उसको कहने का मतलब कि उसको सही गलत या अच्छे बुरे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। वह वही काम करता है जिसमें उसको अच्छा लगता है, जिसमें वो अच्छा फील करता है वही काम करता है। उसमें उसको सही गलत का कुछ भी डिफरेंस पता नहीं होता है और वह उस कार्य को बिल्कुल नहीं करेगा जिसमें उसको कष्ट हो या दुख हो। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि इसमें नैतिकता का अभाव होता है, पूरी तरह से अभाव होता है शैशवावस्था में। एक इसमें पॉइंट है कल्पनाशील। ये क्या कहते हैं, इमेजिनेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इस स्टेज में जो शैशवावस्था की स्टेज है उसमें कल्पना का बाहुल्य होता है। उसमें क्या होता है कि जो बालक है वो परियों की कहानी को सही समझ लेता है। उसे लगता है कि सचमुच में कोई सफ़ेद कपड़ों में छड़ी लेके उसके सपने में आती है। उसको जो भी लगता है कि उसको जो ड्रीम वो देख रहा है उसमें वो जो परी आ रही है वो सचमुच में ही ऐसी है। तो कहने का मतलब है कि जो बालक है वो कल्पना को सच मानता है। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे दूरदर्शन पे सपोज़ कि कोई प्रोग्राम आ रहा है, उसमें किसी एक्टर ने कोई कार्य करने की कोशिश की है ना, तो वो जो बालक है वो अपने आप को स्वयं को उस जगह पे देखता है
और उसको करने का प्रयास करता है, तो कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो एक तरह से ये कल्पनाशील, मतलब कल्पना होती है, इमेजिनेशंस होती है बालक की, और वो इस स्टेज में काफ़ी प्रबल होती है, काफ़ी हाई उस पे होती है। एक इसमें पॉइंट आता है कि टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन, दोहराने की प्रवृत्ति। इस स्टेज में क्या होता है कि जो बालक है वो किसी भी वर्ड को, शब्दों को या वाक्यों को या कोई भी जो एक्टिविटी करता है उसको बार बार दोहराने की प्रवृत्ति होती है उसमें। तो दोहराने की, और वो जो बार बार कोई चीज़ को रिपीट करता है तो उसको उसमें आनंद मिलता है, उसको खुशी मिलती है। तो दोहराने की प्रवृत्ति भी स्टेज में काफ़ी प्रबल होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरों पे निर्भरता एवं असहायता पाई जाती है। ये क्या है कि डिपेंडेंट होते हैं अदर्स पे, इन पे दूसरों पे निर्भर होते हैं। जैसे कहने के बालक है वो जन्म के कुछ समय के बाद तो असहाय स्थिति में होता है, उसके बाद क्या होता है कि वो अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित रहता है, जैसे कि खाने पीने के लिए, कपड़े पहनने के लिए या लेटने आदि के लिए या सभी कार्यों के लिए वो दूसरों पर निर्भर रहता है। और ज़्यादातर वह अपनी माँ पर निर्भर रहता है। और अगर सपोज कीजिए कि अगर उसको उसकी किसी बच्चे से लड़ाई होती है तो वह अपने माता पिता के पास तुरंत शिकायत करने चला जाता है। और कहने को स्नेह के लिए, प्रेम के लिए या सेफ्टी आदि के लिए भी वह अपने माता पिता या अन्य पर निर्भर रहता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि दूसरों पर निर्भरता इस अवस्था में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और वह असहाय भी इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको अपने माता पिता या किसी अन्य पे निर्भर रहना पड़ता है अपनी चीज़ों के लिए। अब अगला है कि आत्म प्रेम या स्व प्रेम की भावना। इसमें क्या होता है कि फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। इसमें क्या होता है कि जो बालक है वो अब अपने स्वयं के प्रति जो उसका प्रेम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वह अपने माता पिता के गोद में, अगर उसकी उसके मॉम डैड के या माता पिता के गोद में कोई और बच्चा आ जाता है तो वो उससे ईर्ष्या करने लगता है। या कोई भी वस्तु है अगर माता पिता या भाई बहन का, तो वो क्या बोलते हैं, सब सारा प्यार अपने लिए चाहता है या सारा लाड प्यार वो खुद के लिए चाहता है। वो किसी भी चीज़ को किसी अन्य बच्चों में क्या बोलता है, साझा नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बालक है उसकी ईर्ष्या भी काफ़ी स्पष्ट होती है। और उसकी ईर्ष्या तब बढ़ जाती है कि जब उसके घर में कोई और भाई बहन आ जाता है तो वह उसको अपने माँ के पास भी सोने नहीं देता है या उसको चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपनी माँ पे केवल अपना अधिकार समझता है। तो ये क्या है कि एक तरह से आत्म प्रेम या स्व प्रेम की भावना काफ़ी प्रबल होती है इस स्टेज पे, तो इसलिए वो किसी और को अलाउ नहीं करने देता है। अब अगला पॉइंट है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। इसमें क्या है कि जो बालक होता है वो सबसे अधिक या बहुत रैपिडली या तेज़ी से किसी चीज़ को अनुकरण करके और वो बहुत जल्दी से सीख सकता है। तो ये क्या है कि जैसे परिवार में मम्मी पापा हैं या भाई बहन हैं या अन्य सदस्य हैं तो वो उनके व्यवहार को देखता है, उनको अनुकरण करता है, और उससे फिर क्या होता है कि वह उनको सीख जाता है और बहुत तेज़ी से इस अवस्था में अनुकरण करने की या सीखने की प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है। अगला पॉइंट है कि सामाजिक भावना का विकास। इसमें क्या है कि जो 4-5 महीने तक का जो बालक होता है वह दूसरे बच्चों की ओर भी आकर्षित होता है। उसमें क्या है कि स्टार्टिंग के जो 10 या 11 महीने का जो बालक है वो खेलने में व्यस्त होता है। फिर क्या होता है कि 11 से 12 महीने का जो बालक होता है वो अपने फिर टॉयज़ को, खिलौने को छोड़कर दूसरे बालक की ओर जाता है। तो जो शैशवावस्था का जो उत्तर काल है उसमें बालक अन्य बालकों की सहायता भी करने लगता है, दूसरे बालक के कष्ट के प्रति सहानुभूति भी प्रकट करता है और दूसरों को तंग करके अपना मनोरंजन भी करता है। तो इस प्रकार से इसमें सामाजिक भावना का विकास होता है। ये होता है चौथे या 5वें महीने में।
जब ये 4 साल या 5 साल का होता है तब उसके अंदर सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संवेगों का प्रदर्शन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। ये एक पॉइंट आ जाता है, संवेगों का प्रदर्शन एवं इसमें भी एक चीज़ आती है कि